सर्जरीज होता है सर, अदर देन इमरजेंसी सर्जरीज, उसमें से हमने 2 सर्जरीज पार्लियामेंट के हिसाब से हमने उसको भी कंटिन्यू रखा है फिलहाल के लिए, कोल्ड केसेस। उसके अलावा सर हमने फ्लू ओपीडी अलग रखा है सर, बाहरी ओपन में ही रखा है ताकि कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखे तो इमरजेंसी हो। तो फर्स्ट ये 2 फ्लोर है ना सर, कंसंट्रेटर्स जिनको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है उनके लिए हमने ये इसको मुफ्त किया। इसी साल में बना हुआ सर, पिछले साल जब इस साल में पूरा अदरवाइज नहीं बना। तो ये दो एक ये सब कराया था कि मतलब विंटर में अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मतलब ये बड़ी कस्टमर सब बनाई थी। अब उसके बाद जो फंक्शन भी किया था, उसके बाद बताया कि सिर्फ यह रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर एसडीपी ना तो सपोर्ट है ना, ये हॉस्पिटल बहुत खतरनाक हो रहा है। जब बीपीएफ में तो समझता है याद है पेशेंट में और उसके हिसाब से और उसमें एक चीज़ और इनकॉर्पोरेट किया सर जो नया वाले बीपीएफ में, क्योंकि हीटिंग हमारे लिए एक जियो थर्मल का हो गया कंसेप्ट, उसमें वो इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ सोर्स कहाँ है? मतलब ये कहते हैं सर जो फ्रॉस्ट लाइन से ना सर 10 फीट नीचे जाने के बाद सर्दियों में वो जो एरिया जो है ना सर वहाँ से वो गर्म रहता है सर, उसमें सिर्फ यहाँ से रिकरिंग कॉस्ट जो साफ टैंक मेडिकल ऑफिसर्स पे तो ऐसे यहाँ की जरूरत है क्योंकि ओवरऑल ड्यूटी में कम है, तो वही स्थिति यहाँ पे भी है मेडिकल ऑफिसर्स। तो डायरेक्टर साहब ने भी एडवर्टाइज किया सर एमिशन के अंदर अगर कोई बात करने के लिए अगर कोई आना चाहे तो दोबारा से बाकी नर्सों का भी अभी कोई शॉर्टेज नहीं है, लैब टेक्नीशियन के हमें सब कोई शॉर्टेज नहीं है। फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हमने लिए थे सर कोविड की बेसिस पे, फिलहाल हमारे पास उसकी कोई वो नहीं है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल ओंगन रहना सर जेएनएम्स को ना सर, फिर उसके साथ जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो 300 उन दोनों को मिला के हमने वो किया है। जो उसी प्रीमिसेस के अंदर हमने आरटीपीसीआर लैब भी रखा है सर। अभी तक तो कुछ नहीं है। यहाँ से तो मेरा मसला इशू ही होगा ना, जो आपको लगता है मेरे और से हल करने में मदद हो। जी सर, तो मुझे छोटा सा नोट लिस्ट बना के दे रहे। जी सर, है ना, जी जहाँ जहाँ जिससे भी बात करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी सर, वजह से सब कुछ थैंक यू सो मच। आप लोग पब्लिक समझना बोल सकते। हाँ हाँ, चंदन सर के थ्रू मुझे बता देना कोई भी गिलास हुआ है, हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटे इसी पैटर्न का होगा सर हमारा। यहाँ पे तो जिम और जो फिलहाल इमरजेंसी में इनके लिए फोकस नहीं हो चला भी नहीं सकता। ये ऊपर के ऊपर के फ्लोर तैयार हो रहा है उसके लिए
चाहिए। सर वही काम हमने सर्वेलेंस टीम को हमने वो दिया कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े पल्स ऑक्सीमीटर दे दो, देखो कहीं भी सेचुरेशन ऑक्सीमीटर का संगता ना सुनता नहीं ना संभाला कैसा हमारे जो सर्वेलेंस टीम है उनके पास दे देते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ता है वो लोग नाजन पीएमओ को फ़ोन करता है, मुझे फ़ोन करता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस आपकी टीम जो है 24 एक्टिव है। बहुत बढ़िया। तो जहाँ पार्टी तरफ ना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बाकी क्या बोलना है? तो सर सर क्या कहेंगे जैसे आप एक तरह से कोविड महामारी है और दूसरी जानिब कारगिल में आप दौरा कर रहे हैं, तो इसका मेन मकसद क्या है? और रिसेंटली आपने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट कारगिल का भी दौरा किया, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और कोविड के हवाले से लोगों तक ठीक तरह से फैसिलिटी पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिशें एज एन MP आप कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं सबको जुले कहूँ, सलाम कहूँ। इस कोविड के महामारी जो सेकंड वेव जो चल रहा है उसमें मैं पूरे मेरा जो लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, द्रास से लेकर दमजोक तक, जंस्कार से लेकर नुब्रा तुर्तुक तक, वहाँ तक हर जगह मेरा नज़र हमेशा रहता है। और सभी इलाके के जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर है, कंसर्न मजिस्ट्रेट ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, सभी लोगों के साथ मैं टच में रहता हूँ। और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स चाहे लेह में हो, कारगिल में हो, मेरा कोशिश ये है कि मैं खुद फिज़िकली जाके इसके इंतज़ामिया की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या क्या अरेंजमेंट है और हमें कहाँ तक आगे तैयारी करना पड़ेगा, मैं उसके खुद एक जायज़ा लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आज मैं कारगिल आया हूँ तो और 4-5 दिन तक मैं कारगिल के अलग अलग जगह पे जाके लोगों से क्या लोगों को सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको मैं देखने की मैं कोशिश करूँगा। और सबसे पहले तो मैं कारगिल के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कोऑपरेट करके इस लॉकडाउन को जो सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया और खुद के सेहत को बचाते बचाते लोगों के सेहत को भी बचाने को भी ख्याल लोगों ने रखा है। आज मैंने कारगिल आते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल गया और वहाँ पे हमारा RT-PCR लेबोरेटरी जो बायो सेफ्टी लेवल 2 का है वहाँ भी जाके मैंने समझने की कोशिश किया। और यहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स है और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सभी लोगों से मिल के हमने चर्चा किया। तो कुल मिला के मैं ये बता सकता हूँ कारगिल में आज के डेट में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है। जो हम मीडिया में देखते हैं कि बाहर के लद्दाख से बाहर जो अलग अलग स्टेट्स में इसका जो महामारी चल रहा है, लेकिन लद्दाख में इस तरह से क्राइसिस जो है आज के डेट में हमारे पास नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट बेड है, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, हमारे पास सफिशिएंट वेंटिलेटर है और भी हमारे पास क्या क्या ज़रूरत है वो भी हो रहा है। और खुशी की बात है लद्दाख UT बनने के बाद कारगिल का एक पुराना मांग था जो 300 बेडेड हॉस्पिटल बनाने को लेके, वो भी अभी हमने देख के आया। उस पर एक साइड में कंस्ट्रक्शन भी प्रोग्रेस में है, दूसरे साइड उसको कोविड हॉस्पिटल भी बनाया है। और मुझे खुशी हुआ इतने स्पीड्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, सभी इक्विपमेंट्स चाहे बेड हो, पिलो हो, बेडशीट हो, सब कुछ आ चुके हैं। लोगों को हम ये अश्योर कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं आने वाले
7 दिन में कारगिल में जो है एक 250 बेड जो है तैयार हो जाएगा। खुदा ना खास्ता हम सब दुआ करेंगे सिचुएशन बहुत ख़राब ना हो भी जाता तो उस चीज़ के लिए हम सब तैयार हैं। सर महामारी जब से शुरू हुआ है तब से इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ा है और दूसरी जगह लद्दाख की बात करें, लद्दाख में टूरिज़्म सेक्टर में ताल्लुक़ रखने वाले लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस में हैं और पिछले 2 साल से उनके जो है रोजी रोटी पे काफ़ी असर पड़ा है। आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें हैं सेंटर के साथ इस इशू को टेकअप कराने के लिए, साथ ही साथ गाँव लेवल पे जो मजदूर तबका है जो छोटे छोटे काम करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रहा है? ये पूरे दुनिया के लिए, केवल लद्दाख के लिए नहीं, करगिल के लिए नहीं या देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक दुख की बात है। इस कोविड के क्राइसिस की वजह से पूरे दुनिया के इकोनॉमी और ख़ासकर भारत देश के इकोनॉमी और लद्दाख के इकोनॉमी में एक चोट ज़रूर पहुंचा है। लास्ट ईयर भी पूरे हमारा सीज़न गया और यही एक छोटा सा सीज़न हमारा कमाने का भी होते, काम करने का भी होते, लेकिन इस साल के सीज़न भी जो है सेकंड वेव की वजह से जो जा रहा है हाथ से और शायद रिकवरी स्टेज भी आगे चलेंगे तो इसके वजह से खुदा ना खास्ता तीसरा सीज़न भी हाथ से चला ना जाए, ये हम सब की दुआ है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह आपने कहा केवल टूरिज़्म ही नहीं, ठीक है, टूरिज़्म में जो होटेलियर्स है, ट्रेवल एजेंट्स है, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन साथ ही साथ जितने दुकानदार है, जितने जो यहाँ पे टैक्सी चलाने वाले हैं, बस चलाने वाले हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स से अगर मैं सभी को मिला के कहूँ, उसी तरह जो रोजी रोटी कमाने वाले डेली वेजर्स से जो रोज़ कोई यहाँ ग्रीफ के लिए कुली के लिए जाते हैं, बिहारों में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोगों के आमदनी पे एक झटका ज़रूर पहुँचा है। हम कुल मिला के मैं यहाँ आने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से मिल के आ रहा हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक पैकेज के शेप में लोगों को एक राहत दे सके और ख़ासकर रिसेंटली कुछ हम छोटे मोटे क्या अपने लेवल पे हो सकता है जो ट्रेवल एजेंट्स के या होटल्स के जो लाइसेंस रिन्यू करने में जो फीस होते हैं उन चीज़ों में माफ़ करना। मैं आजकल बैंक के साथ भी टाई अप कर रहा हूं, जो हमारे बहुत सारे जो लोन लिए हुए जिस किसी ने होटल बनाया, रिजॉर्ट बनाया, दुकान चला रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदे हैं, घर बनाया है, ऐसे जिन लोगों ने लोन किया उसको लोन में कैसे वेवो हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, वो सारा हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अंडर प्रोसेस है। होपफुली आने वाले दिनों में, मैं आज कमिटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारा कोशिश है आने वाले दिनों में पूरे लद्दाख के लिए एक जिन लोगों को इकोनॉमिकली ज़्यादा नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ, उसको एक रेशो मापदंड करके लोगों को आप राहत देने के पूरा कोशिश हम करेंगे। सर आखिर पे जो स्टूडेंट्स तबका है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा है और साथ साथ यूटी लद्दाख के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी मोबाइल टावर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है और आपकी सरकार का दावा और यकीन दहानी है कि दूर दराज इलाकों में टावर पहुँचाने के, लेकिन अभी भी कारगिल में कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे अभी भी मोबाइल टावर नहीं है, उनमें से एक बरसों ब्लॉक है। तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? ढांचे तो खड़े किए गए हैं लेकिन उसके ऊपर काम अभी भी नहीं हो रहा है। मैं खुशी के साथ ये कह दूँ, माननीय मोदी जी के सरकार आने के बाद डिजिटल इंडिया का जो नारा चला, केवल नारा ही नहीं, आपने देखा लास्ट सीज़न में हमने कितना मोबाइल टावर्स जो है यहाँ पे खड़ा करवाया और पार्लियामेंट में भी ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री जी के खिलाफ भी हो के हमने बोला, ये पूरे देश जानते हैं। और ख़ासकर जो आपने बरसू की जिक्र किया, थैला ईचू पंबर तक जो हमारा ध्यान रहता है और दराज से बटालिक सेक्टर है, जंस्कार है, जहाँ जहाँ जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे जगहों पे लास्ट 1-2-3 साल में से हमने एयरटेल के साथ टाई अप करके बहुत सारे जगहों पे एयरटेल का हमने लगवाया। और BSNL का जो हालात पूरे देश में ख़राब है, इसको कोई दोहराने की बात नहीं है। अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत इस स्कीम के अंडर हमारे MP बनने के बाद, मोदी सरकार दोबारा आने के बाद, माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन करके 54 मोबाइल टावर जो है हमने लद्दाख के लिए सेंक्शन करके लाया। उसमें से ज़्यादातर कारगिल के लिए, मैं कह सकता हूँ कारगिल के लिए हमने 24 टावर जो है 57 में से 24 टावर जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए लाया है। उसमें से सुरू सांगपू एरिया में बहुत सारे लास्ट ईयर इनोग्रेट हुआ है। बहुत सारे टावर्स पे फाउंडेशन लगा रखे हैं, बहुत सारे टावर्स का जो है इक्विपमेंट इरेक्ट करके रखा है। मैं लोगों को ये कमिटमेंट दे सकता हूँ, आने वाले अब इस कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, लेबर आने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सिचुएशन ठीक रहा, आने वाले अगस्त सितंबर तक हम ये सारा टावर जो है इनोग्रेट करके शुरू करके लोगों को हम सुविधा देने के तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ
जहाँ जो एरिया लेफ्ट आउट है, जो यूएसओएफ के अंडर नहीं ले पाए, उनको हम दोबारा सर्वे कर रहा है। जियो वाले टीम अभी भी करगिल में बैठे हैं, वो अलग अलग जगहों पे सर्वे कर रहा है। एयरटेल भी अपना सर्वे ले रहा है। तो कुल मिला के और भी लद्दाख में बहुत सारे एरिया है जिसको लेके और भी हम यूएसओएफ में डाल के टॉवर संक्शन लाने की कोशिश जो है उसमें हम लगे हुए हैं। क्या मैसेज रहेगा सर? और मैं अंत में यहाँ जो खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा और मेडिकल डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे, चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, जितने भी लोग हुए, पुलिस कर्मचारी हो और एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, उसी तरह हर डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है जो कोविड में काम में लगे हुए हैं और कोविड के साथ साथ, चाहे वो डायरेक्ट कोविड में काम ना लगे हो, लेकिन कोविड के महामारी से निकालने के लिए जो सपोर्टिव काम में लगे हुए हो, मीडिया बंधु हो, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे लद्दाख वासियों की ओर से सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप सबके मेहनत की वजह से जो है आज लद्दाख में कोविड जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पे जो है अगर हम कंपेयर करें देश के बहुत सारे जगहों के उस हिसाब से वैक्सीनेशन जो है हमारा टॉप नंबर पे है। ऑक्सीजन की महामारी नहीं है, वेंटिलेटर की महामारी नहीं है, बेड के शॉर्टेज और क्राइसिस नहीं है। तो ये सारा जो है कुल मिला के जितने लोगों ने इस मिशन में कोऑपरेट किया, आप सबके मेहनत की वजह से है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।